कहानी 9वीं, तिरिया चरित्र। जिस प्रकार आदमी का चेहरा उसके अंतर का दर्पण होता है, उसी प्रकार गांव के पनघट को भी गांव के अंतर का दर्पण कहा जा सकता है। जिस प्रकार हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की रेखाएं देखकर आदमी का स्वभाव एवं प्रवृत्तियां पहचान लेता है, उसी प्रकार पनघट पर होने वाले संवादों से गांव के चरित्र को पहचाना जा सकता है। पनघट को नारियों की चौपाल ही समझिए। रस्सियों की अनवरत रगड़ से पनघट पर पड़े निशानों पर जिस गति से रस्सियां सरसराती हुई सरकती हैं, पनिहारिनों की जबान भी उससे कम नहीं सरकती। संवादों के ग्रहण एवं प्रसारण में जो चतुराई पनघट पर देखी जा सकती है, वह बात संवाद एजेंसियों में कहाँ। क्योंकि मानव स्वभाव की जैसी गहरी पकड़ उन अनपढ़ पनिहारिनों में पाई जाती है, वैसी पकड़ विश्वविद्यालयीन कारखानों में ढले डिग्रीधारी पत्रकारों में प्राप्त होना असंभव नहीं तो दुर्लभ तो है ही। एक तो पनघट अपने आप में अद्भुत स्थल होता ही है। यदि वह पगडंडी के किनारे हो तो फिर क्या कहना। पनघटों पर होने वाली चर्चा के रसिक राहगीर जब पानी पीने के बहाने पनघट पर रुक रुक कर बिन प्यास के ही पानी पीने की आतुरता व्यक्त करते हैं, पनिहारिनों से पानी पिलाने का अनुरोध करते हैं, तो पनिहारिनों को उनकी प्यास का राज समझते देर नहीं लगती। वे उनकी रसिकता का रस लेती हुई उन्हें अपने भोले वागचाल में ऐसे उलझाती हैं कि उनका सुलझना कठिन हो जाता है। ऐसे ही पनघट की एक पनिहारिन ने जब दूर आता हुआ एक ऊंटों का काफिला देखा तो चकित हुए बिना ना रही, क्योंकि ऊंटों पर पोथियां ही पोथियां लदी थीं। सबसे आगे एक ऊंट पर एक त्रिपुंडधारी ब्रह्मज्ञानी पंडित राज विराजमान थे। पीछे पोथियों से लदा ऊंटों का लंबा काफिला था। ऊंटों के रसिया सईस जब पानी पीने के बहाने पनघट पर रुके एवं पनिहारिन से पानी पिलाने का आग्रह करने लगे, तब पनिहारिन भी अपनी उत्सुकता नहीं दबा सकी। उन्हें पानी पिलाते हुए उसने पूछा, ये तिलकधारी सौदागर कहाँ के हैं और इन ऊंटों पर क्या माल लदा है? उसकी अज्ञानता पर हंसते हुए एक बोला, ये महाराज तुम्हें सौदागर से लगते हैं। ये सौदागर नहीं, ब्रह्मज्ञानी पंडित राज हैं, पंडित राज। पनिहारिन ने बड़ी उपेक्षा से कहा, होंगे, पर इन ऊंटों पर लदा माल क्या है? हमें तो माल से मतलब। इसे तुम माल कहती हो? यह माल नहीं, शास्त्र हैं, शास्त्र। पंडित राज के लिखे हुए शास्त्र हैं। क्या नाम है इन शास्त्रों का? जब उससे यह पूछा तो सभी एक साथ बोले, तिरिया चरित्र। अच्छा, आश्चर्य व्यक्त करती हुई पनिहारिन बोली। पनिहारिन पर प्रभाव पड़ते देख उन्होंने पंडित राज की प्रशंसा के ऐसे पुल बांधे कि पनिहारिन गदगद हो गई। उसने अति ही विनम्र शब्दों में उनसे अनुरोध किया कि इतने विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित राज हमारे गांव से निकल जावें और हम इनकी कुछ भी सेवा सत्कार न कर सकें तो हमारे जैसा अभागा कौन होगा। आज तो महाराज सहित आप सबको हमारे घर पधारना होगा, भोजन पान करके ही जाना होगा। जो कुछ भी बनेगा महाराज को तो दान दक्षिणा देंगे ही, आप लोग भी समुचित सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। किसी भी प्रकार हो मुझे महाराज श्री के दर्शन करा दीजिए, महाराज से मिलवा दीजिए। उनके अगाध पांडित्य का थोड़ा बहुत लाभ हमें भी मिलना चाहिए। उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर वे उसे पंडित राज के पास ले गए। उसने भी पंडित राज की भगवान जैसी स्तुति की। पंडितों को और चाहिए भी क्या? प्रशंसा मानव स्वभाव की एक ऐसी कमजोरी है कि जिससे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बच पाते हैं। निंदा की आंच भी जिसे पिघला नहीं सकती, प्रशंसा की ठंडक उसे छार छार कर देती है। पुस्तकों के कीड़े विश्वविद्यालयीन विशेषज्ञों के समान पोथियों में ही मग्न पंडित राज ने नारी चरित्रों को पढ़ा ही पढ़ा था, लिखा ही लिखा था, लखा नहीं था। नारियों को नरक का द्वार मानने वाले ब्रह्मज्ञानी पंडित राज जब उसकी ओर देखना भी पाप समझते थे तो उनका अध्ययन कैसे कर सकते थे? उनकी दृष्टि में अध्ययन की वस्तु तो एकमात्र पोथियां हैं, शास्त्र हैं। सो उन्होंने हजारों शास्त्र भंडार छान ही मारे थे। नारियों की शक्ल से ही परहेज करने वाले पंडित राज के कानों में जब सुकोमल नारी कंठ से निनादित प्रशंसावाचक मधुर शब्द पड़े तो उनके सरल हृदय को पिघलते देर न लगी।
उनका अनुरोध स्वीकार कर काफिले को वहीं रोक नीचे गर्दन किए ईरिया समिति पूर्वक गमन करती निज मस्तक पर शीतल जलापूरित मंगल कलश धारण किए उस गजगामिनी के चरण चिन्हों पर चलते हुए वे उसके घर जा पहुंचे। शकुन शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित राज आज अपने भविष्य के प्रति अत्यंत आशावान हो रहे थे, क्योंकि शीतल जलापूरित मंगल घट लिए सुहागिन के दर्शन मात्र को जब परम मंगल का सूचक माना गया है, तब उनके आगे तो ऐसी सुहागिन साक्षात चल रही थी, उन्हें आमंत्रित कर अपने घर ले जा रही थी। नारी चरित्रों के अनेक कुत्सित एवं उज्जवल पक्षों के चतुर चितेरे पंडित राज आज मन ही मन गदगद हो रहे थे। उनके पांडित्य का जन जन पर कैसा प्रभाव है, इसका आज उन्हें साक्षात अनुभव हो रहा था। वे इन विचारों में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही ना चला कि वे कब उसके घर पहुंच गए, कब उसने उन्हें उच्चासन पर बिठाया, कब उनकी आरती उतारी तथा कब उन्हें आराम करने का निर्देश देकर रसोई बनाने के काम में मग्न हो गई। यहाँ पंडित राज नारी चरित्रों की गहराइयों में गोता लगा रहे थे, वहाँ वह नारी चरित्र की विशेषज्ञ अनपढ़ महिला मुख्य दरवाजे के किवाड़ बंद कर निश्चिंत हो अपने गृह कार्य में उलझ गई। थोड़ा बहुत गृह कार्य निपटा कर वह ध्यानस्थ पंडित राज के पास आई एवं पंखा झलते हुए अत्यंत विनम्र शब्दों में इस प्रकार बोली, क्यों महाराज, यह सब शास्त्र आपने ही लिखे हैं? या वह अपनी बात पूरी ही ना कर पाई थी कि महाराज उपदेश की मुद्रा में आते हुए बोले, हाँ हाँ हमने ही लिखे हैं। इनमें नारी चरित्र के सभी पहलुओं पर बड़ी ही गहराई से प्रकाश डाला गया है। इनमें कौशल्या और कैकेयी, सीता और शूर्पणखा, राधा और कुब्जा, मंदोदरी और मंथरा आदि सभी प्रकार के नारी चरित्रों को अंतरंग मनोविज्ञान एवं तर्क की कसौटी पर परखा गया है। इनमें क्या नहीं है? नारी का शील है, संयम है, चंचलता है, कुटिलता है, प्रेम है, प्रेमाभिनय है। नारी हृदय की गहराइयों के गुप्त से गुप्त रहस्य को इनमें उद्घाटित कर दिया गया है। अधिक क्या कहें, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः, यह ग्रंथ राज इस सूक्ति की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देने वाला सिद्ध होगा। पंडित राज का अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने वाला प्रवचन धारा प्रवाह रूप से चल रहा था और उनकी एकमात्र श्रोता गृह मालकिन महिला बड़े ही गदगद भाव से सुने जा रही थी। जब पंडित राज ने जरा सी सांस ली तो उसने अवसर पाकर एक छोटा सा प्रश्न दाग दिया, क्यों महाराज, आप तो ब्रह्मज्ञानी भी हैं ना? हाँ हाँ ब्रह्मज्ञानी तो हैं ही। हमारे ये बाल धूप में सूख कर सफ़ेद थोड़े ही हुए हैं। आत्मा और परमात्मा की मीमांसा में ही जीवन बीता है। ब्रह्मलीनता ही हमारा मुख्य कार्य है। आत्मा परमात्मा की तो हम नस नस जानते हैं। अच्छा महाराज, क्या आत्मा में भी नसें होती हैं? उसकी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा पर अट्ठाहस करते हुए पंडित राज बड़े ही कोमल संबोधनों से संबोधित करते हुए बोले, बेटी तुम नहीं समझोगी, आत्मा में तो नसें नहीं होती, पर यहाँ नस का अर्थ नस नहीं समझना, गहराई समझना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गीता में आत्मा को अजर अमर कहा है, गोमट सार में मैली कुचैली कहा है और समय सार में शुद्ध बुद्ध बताया है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा है, पर महाराज आत्मा है कैसा? आपने तो देखा होगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ देखा है शास्त्रों में। क्या नहीं देखा बेटी? यह सारी उम्र शास्त्रों को देखते देखते ही तो बीती है। पंडित राज का यह व्याख्यान न मालूम कब तक चलता रहता यदि बाहर से किवाड़ों की खटखटाहट तेज न हो जाती। किवाड़ों की तेज खटखटाहट सुनकर वे दोनों एकदम चौंक पड़े। बाहर से आती हुई आवाज सुनकर घबराती हुई गृह मालकिन बोली, महाराज अनर्थ हो गया। निश्चिंत पंडित राज बोले, क्यों, क्या हुआ? कौन खटखटा रहा है ये किवाड़? मेरा क्रोधी पति, और कौन खटखटाएगा? महाराज बहुत क्रोधी है, बड़ा अनर्थ हो गया समझो। मैंने तो वैसे ही किवाड़ लगा दिए थे कि कहीं कुत्ता बिल्ली ना आ जाए। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली हैं, उसे शक हो गया है। किस बात का? अपन ने ऐसी क्या बात की है जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी? घबराहट में थरथर कांपती हुई बोली, महाराज आप तिरिया चरित्र के तो विशेषज्ञ हैं, परंतु पुरुषों के स्वभाव से अपरिचित जान पड़ते हैं। क्या
किसी पुरुष के लिए किवाड़ बंद करके किसी पर पुरुष के साथ उसकी पत्नी की उपस्थिति मात्र उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं और आप दोनों अकेले घर में हैं और किवाड़ बंद हैं। क्या कोई भारतीय पति इतनी बात बर्दाश्त कर सकता है? भारत की मिट्टी में जन्मे राम जैसे भगवान ने भी क्या सीता का परित्याग मात्र इसलिए नहीं कर दिया था कि वे कुछ समय रावण के यहाँ रही थीं? सीता जी की अपवित्रता का उनके पास क्या प्रमाण था? फिर मेरा यह पति राम तो है नहीं, यह तो क्रोध में परशुराम का भी बाप है। ना मालूम अब क्या होगा। मेरा तो जो कुछ होगा सो होगा, पर आपका क्या होगा? मुझे तो इस बात की चिंता है। मुझे तो मुआ मारेगा, पीटेगा और क्या करेगा। घर से तो निकालने से रहा, क्योंकि यह राम तो है नहीं। फिर राम के तो और भी बहुत सी रानियां थीं, इसके तो मैं अकेली ही हूँ। मुझे छोड़कर जाएगा कहाँ? चिंता तो आपकी है, यह आपको जिंदा न छोड़ेगा। मुझे तो उस दिन की याद आती है जब एक बार ऐसा ही घट गया था। इसका सगा भाई मेरा देवर ऐसे ही किवाड़ बंद करके मुझसे बतिया रहा था और यह आ गया। इसके आवाज़ देने पर मैंने तत्काल किवाड़ खोल दिए, पर इसे इतना गुस्सा आया कि उसे जान से ही मार डाला। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर इसने एक न सुनी। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उसके प्राणों की भीख मांगी, पर यह दुष्ट सगे भाई पर भी न पसीजा। आखिर उसकी लाश को मुझे ही इसी आंगन में गाड़ देना पड़ा। मेरी भी इसने कम पिटाई न की थी। महीनों बिस्तर पर पड़ी रही थी। कुछ नसें तो आज भी दुखती हैं। वह ज्यों-ज्यों उस दिन का भयानक चित्रण करती, त्यों-त्यों पंडित राज के होश हवास गायब होने लगे। वे पसीने से तरबतर हो गए। उनसे कुछ कहते ही न बना। जबान तालू से चिपक कर रह गई। उधर बाहर से पुरुष की आवाज और किवाड़ों की खटखटाहट प्रति क्षण तेज होती जा रही थी। पंडित राज को भयाक्रांत देख वह बोली, जल्दी करो महाराज, आप इस संदूक में बैठ जाओ। इसके अतिरिक्त बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या कहा? संदूक में? हाँ हाँ, संदूक में। एक आध घंटा ही बैठना होगा। खा पीकर चला जावेगा वह खेत पर, तब आपको निकाल लूंगी। किम कर्तव्य विमूढ़ पंडित राज कुछ सोचते इसके पहले ही उसने उनका हाथ पकड़कर संदूक में बिठा दिया और बोली, देखिए आपने पुरुषों की पशुता। स्वयं चाहे हजारों औरतों से सब प्रकार के संबंध रखें, परंतु स्त्री को किसी से बात करते देख लिया तो हो गए पागल। यह नहीं सोचते कि नारियां भी तो पुरुषों के समान ही हाड़ मांस वाली प्राणी हैं। कहते हुए उसने संदूक बंद कर दी। फिर उस पर ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में लटका ली और मस्त चाल से चलती हुई जाकर किवाड़ खोल दिए। जब नाराज होते हुए पति ने उससे पूछा कि किवाड़ खोलने में इतनी देर क्यों लगाई, तो मुस्कुराती हुई बोली, एक आदमी था, जब उसे छिपा पाया तभी तो किवाड़ खोलती, जल्दी कैसे खोल देती। उसके उत्तर को मजाक समझते हुए उत्तेजित हो जब उसने कहा, मजाक करती है, सच क्यों नहीं बताती, तब वह गंभीर होती हुई बोली, तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। मैं तुमसे क्यों मजाक करने लगी? सच कहती हूं कि जब आदमी को छिपा पाया तभी किवाड़ खोले हैं। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो देख लो, उस संदूक में बंद है। यह कहते हुए उसने कमर में से चाबी का गुच्छा निकालकर उसके सामने फेंक दिया। उसके इस व्यवहार को देखकर उसका पति और संदूक में बंद पंडित राज दोनों ही स्तंभित हो गए। पंडित राज को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की गंध आने लगी। नारी चरित्र का यह पक्ष तो आज तक उनकी कल्पना में भी ना आया था। वे सोच रहे थे कि समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। कहाँ तो वे अभी कुछ समय पहले ही कल्पना लोक में विचरण कर रहे थे और पल भर में ही इस नरक में कैद हो गए। अभी अभी एक समय पहले तो उन्हें यह चिंता सता रही थी कि ना मालूम इस संदूक के कारागृह से कब छूटूंगा भी या इसी में सड़ जाऊंगा। पर चाबियों के गुच्छे के गिरने एवं खोलकर देख लो शब्दों को सुनकर तत्काल निकलने की संभावना नजर आने लगी। पर यह छुटकारा बंधन से भी भयानक लग रहा था। क्षण भर पहले तो वे बाहर निकलने को व्याकुल थे, अब बाहर निकलने से घबराने लगे। तिरिया चरित्र के साक्षात दर्शन ने उन्हें ऊंटों पर लदे तिरिया चरित्र की स्मृति भी गायब कर दी। उन्होंने इस बात की कल्पना भी न की थी कि तिरिया चरित्र के लेखक स्त्री चरित्र के विशेषज्ञ विद्वान को तिरिया चरित्र के साक्षात दर्शन इस रूप में होंगे। यद्यपि उसके पति को उसकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था, तथापि शंकालु पुरुष मन डगमगा रहा था।
कहीं सचमुच ही कोई जार इस संदूक में बंद ना हो, यह विकल्प प्रतिक्षण प्रबल होता जा रहा था। शंकालु हृदय ने जब बुद्धि पर काबू पाया तो उसे इस निर्णय पर पहुंचने में देर ना लगी कि ना होगा तो ना सही, पर देख लेने में क्या हानि है। अपने निर्णय को कार्य रूप देने के लिए ज्यों ही वह चाबी उठाने को झुका, त्यों ही उसकी पत्नी पल्लू को मुंह में दबाती हुई ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसके इस ठहाके का व्यंग समझते उसे देर ना लगी और वह चाबी के गुच्छे से उसी प्रकार दूर हट गया जिस प्रकार बालक विषधर को देखकर दूर हट जाता है। पति को अपनी मूर्खता पर लज्जा का अनुभव हो रहा था। उसे और अधिक लज्जित करने के उद्देश्य से वह बड़ी देर तक हंसती ही रही। जब उस पर घड़ों पानी पड़ गया तो इसने पैंतरा बदला और घृणा व्यक्त करती हुई उसे फटकारने लगी। भगवान ने तुम्हारे हृदय को क्या शंकालु परमाणुओं से ही बनाया है? बरसों तुम्हारे घर में रहते हो गए, पर तुम्हें अब तक मुझ पर विश्वास ही नहीं हुआ। 4 बच्चों के बाप हो गए, पर मन ना बदला। अपने जैसा सबको समझते हो। अपन तो दुनिया में डोलेंगे, 2-2 बजे तक घर आवेंगे, पर किवाड़ खोलने में 2 मिनट की देर हो जावे तो घर को माथे पर उठा लेंगे। इतना ही शक है तो मुझे साथ ही क्यों नहीं रखते? गले में लटका लो, पर साथ में रखेंगे कैसे? रखेंगे तो 17 जगह मुंह मारने का मौका कैसे मिलेगा? पत्नी को सती सीता देखना चाहते हैं, पर स्वयं रावण बने रहना चाहते हैं। भगवान, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अब मुझसे नहीं सहा जाता। हे माँ, हे पिताजी, आपने मुझे पैदा होते ही क्यों ना मार डाला? इससे अच्छा तो मुझे कुएं में पटक देते। इस अविश्वास का दुख मुझसे नहीं सहा जाता। मैं तो कहते कहते जब वह बड़े जोर जोर से रोने लगी तो शेर बने पति महोदय पानी पानी हो गए। पंडितों के प्रवचनों में वह सामर्थ्य कहाँ जो नारियों के आंसुओं में है। वे अपनी बात को आंसुओं से भीगी भाषा में रखने में इतनी चतुर होती हैं कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपने को पापी समझने लगे। वह सीधा सादा सरल हृदय सदाचारी कृषक पति उसके आंसुओं और प्रतारण से अपने को सचमुच ही बड़ा पापी समझने लगा। फिर भी जब पत्नी का नाटकीय क्रोध शांत न हुआ तो निराश हो उद्विग्न हो उठा। फिर एक दृश्य बदला। वह चतुर पत्नी पति की उद्विग्नता दूर करने के लिए फिर महासती बन गई। अपने अकारण क्रोध पर खेद व्यक्त करने लगी। पति परमेश्वर का दिल दुखाने के लिए परमात्मा से क्षमा याचना करने लगी। उसने अपनी कला से पल भर में ही विकृत वातावरण को एकदम सहज कर दिया। रंगभूमि में दृश्य जिस तेजी से बदल रहे थे, पंडित राज उतनी तेजी से अपनी चिंतन धारा को गति नहीं दे पा रहे थे। जब तक वे एक दृश्य की मीमांसा करते तब तक वह दृश्य ही गायब हो जाता। नाटक के रंगमंच पर रस परिवर्तन इस तेजी से हो रहा था कि आंखों की पुतलियां उनका साथ नहीं दे पा रही थीं। कभी हास्य, कभी श्रृंगार, कभी वीर, कभी विभत्स, कभी करुण तो कभी शांत रस का परिपाक हो रहा था। यद्यपि यह सब कुछ पलों में ही घटित हो गया था, पर किसी भी रस का परिपाक अधूरा ना छूटा था। जीवन की इतनी तेज गति का अनुभव तो पंडित राज को कभी ना हुआ था। जिस नारी को वे मंथर गति वाली गजगामिनी समझ रहे थे, उसने जब अपनी चाल से जेट विमान को भी मात कर दिया तो उनका माथा चकराए बिना नहीं रहा। कृषक भोजन पान कर खेत पर जा चुका था। अब उसने संदूक खोलकर पंडित राज को बाहर निकाला और व्यंग बाण छोड़ती हुई बोली, तिरियाओं का यह चरित्र भी तुम्हारी इन पोथियों में है? पसीना पोंछते हुए पंडित राज बोले, नहीं, यह तो मैंने आज ही देखा है। नहीं तो फाड़ डालो इन पोथियों को, आग लगा दो इन पोथियों में। इनमें तुमने जिन नारियों के चरित्रों का चित्रण किया है वे इस लोक की नहीं, कवियों के कल्पना लोक की नारियां हैं। ऋषियों के भावना भवन में जन्मी पली पुसी नारियां हैं। लेखकों के हाथों की कठपुतलियां हैं। कठोर 32 दांतों के बीच रहने वाली कोमल जबान की जिंदा दिली, ताजगी, चपलता और चतुराई जैसी इन क्रूर पुरुषों के बीच जीवन निर्वाह करने वाली हम जैसी जिंदा वीर बालाओं में पाई जाती है, वैसी तुम्हारी पोथियों में कैद कल्पना लोक की काल्पनिक कन्याओं में कहाँ। अब वह अपड़ वीरबाला प्रवचन कर रही थी और ब्रह्मज्ञानी पंडित राज पहली कक्षा के बालक के समान भयभीत विनम्र मुद्रा में उसके सामने बैठे सुन रहे थे। जब उसका प्रवचन समाप्त हुआ तो सक पकाते हुए पंडित राज बोले, तो क्या यह सब सत्य नहीं था, तथ्य नहीं था?
मात्र नाटक था, भ्रमजाल था। यह नाटक भी था और सत्य भी था, सत्य होकर भी नाटक था और नाटक होकर भी सत्य था। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। अब मैं तुमसे आप हो गई और बेटी से माँ। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। जब मैं आया था तुम बेटी सी ही लगी थी। बीच में जो कुछ घटा उसमें रमणी प्रतीत हुई और अब साक्षात जगदम्बा लग रही हो। यदि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं तो यह सब सत्य ही भासित हो रहा है। वैसे तो हर नारी इन स्थितियों में से गुजरती ही है, पर उसमें कम से कम 60-70 वर्ष लग जाते हैं। किंतु यहाँ 3-4 घड़ियों में ही यह सब कुछ घट गया। बस आश्चर्य इस बात का ही है। हाँ, तो जगदम्बे, सत्य भी नाटक भी, यह कुछ समझ में नहीं आया। नाटक तो इसलिए कि मैं तो नाटक ही कर रही थी, पर सत्य इसलिए कि मेरे पति को भी इस नाटक का पता नहीं था। उन्हें कुछ बताने का अवसर ही नहीं मिला था। आपके पांडित्य की परीक्षा के विकल्प में ही यह नाटक रचा था। तो क्या आप नाटककार भी हैं? क्या आपने कोई नाटक भी लिखा है? नहीं तो। पर अभी आपने कहा था कि नाटक रचा। हाँ, नाटक ही तो रचा, और क्या किया? नाटक रचने के लिए नाटक लिखने की क्या आवश्यकता है? जो नाटक रचना नहीं जानते, लिखने के चक्कर में वे ही पड़ते हैं। कहीं नाटक लिखकर भी रचे जाते हैं। यदि पति को बता देती तो वे नाटक खेल नहीं पाते, मात्र अभिनय करते। अभिनय में वास्तविकता थोड़ी ही आ पाती है। अभिनय तो अभिनय ही है, उसमें सत्य कहाँ? आपको भी पता होता कि आप भी इस नाटक के अभिनेता हैं, दर्शक हैं, तो ना तो आप ढंग से अभिनय ही कर पाते और न जिस रूप में इस नाटक को आपने अभी देखा है उस रूप में देख ही पाते। बस इसे आप हास्य नाटिका ही समझते। इसमें जैसा नवरसों का परिपाक अभी हुआ है वैसा तब ना होता। नाटक तो तब तक ही नाटक है जब तक उसे दुनिया सत्य समझे। नाटक को नाटक समझ लेने पर नाटक का सब मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। मैं अभिनेत्री हूँ, पर दूसरों के लिखे नाटकों को खेलने वाली नहीं। मैं अभिनेत्री हूँ, पर बिकाऊ नहीं, दूसरों के लिए खेलने वाली नहीं। मैं तो जो भी नाटक खेलती हूँ स्वांतः सुखाए ही खेलती हूँ। हे भगवती, आज मेरी समझ में बहुत कुछ आ रहा है। अच्छा, तो बताओ क्या आया तुम्हारी समझ में? यही कि आज तक जो मैंने समझा है उसमें कुछ दम नहीं है। ठीक समझे हो तुम। बस मैं आज आपको यही पाठ पढ़ाना चाहती थी। पंडित ना सही, पर छात्र तो समझदार निकले ही। अब तो आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। दीक्षित होना चाहते हो तो दीक्षांत भाषण भी ध्यान से सुनो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में पोथियों का भी अपना स्थान है, उनकी भी उपयोगिता है, पर वे ही सब कुछ नहीं है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें ही नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहती, पर यह बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि संपूर्णतः उन पर ही निर्भर हो जाना उचित नहीं है। हमें अपने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। किसी भी वस्तु के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले पोथियों में उसके बारे में क्या लिखा है यह जानने के साथ साथ उस वस्तु का अवलोकन भी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अन्यथा हमें तत्संबंधी सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा के संबंध में तो यह बात और भी अधिक महत्व रखती है। उसे जानने के लिए तो हमें निम्नांकित 4 सोपानों से गुजरना होगा। आत्मस्वरूप के प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन, आत्मज्ञानी गुरुओं से उनके मर्म का श्रवण, विविध युक्तियों द्वारा समुचित परीक्षण एवं आत्मावलोकन अर्थात आत्मानुभवन। इन चारों में आत्मानुभवन का सर्वाधिक महत्व है। उसके बिना शेष सब निरर्थक ही समझिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि लिखने से पहले लखना, देखना, अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ठीक, बहुत ठीक। ठीक है तो उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होइए, भोजन कीजिए और अपना रास्ता लीजिए। नहीं नहीं, अब तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं, यह कुछ नहीं हो सकता। समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। मुझे कोई विद्यालय नहीं चलाना है, अपनी गृहस्थी चलानी है। पंडित राज जब अपने काफिले में पहुंचे तो उनके साथी पूछने लगे, क्या मिला महाराज? उन्होंने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, बहुत कुछ।
बहुत कुछ नहीं, सब कुछ।